हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सिविल टेक सॉल्यूशन। अभी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था कि कार्य क्या होते हैं, कार्य के कितने प्रकार होते हैं और किस तरह से हम अलग अलग जगह पे कार्य निकाल सकते हैं। चलिए ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले थे ऊर्जा की। हालांकि ये मैंने लास्ट टाइम में बोला था, पर ऊर्जा से पहले घर्षण बल का भी एक टॉपिक है जिसको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। इसके बाद आगे ऊर्जा तो पढ़ेंगे, ठीक है ना। चूंकि मैंने प्रॉमिस किया था इसलिए मैंने इस बात का जिक्र कर दिया है कि ऊर्जा हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी घर्षण बल पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो घर्षण बल क्या है? अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल किसे कहते हैं, तो देखो घर्षण बल होता क्या है। घर्षण बल वह बल है जो गति का क्या करता है, विरोध करता है। यानी कि जो भी अ फोर्स विच अपोज रिलेटिव मोशन ऑफ द सर्फेसेस, यानी पृष्ठों के आपेक्षिक गति का विरोध करने वाले बल को ही क्या बोलते हैं, घर्षण बल बोलते हैं। क्या? पृष्ठों के आपेक्षिक गति का विरोध करने वाले बल को क्या बोलते हैं, घर्षण बल बोलते हैं। अ फोर्स विच अपोज द रिलेटिव मोशन ऑफ द सर्फेसेस आर नोन एज द फ्रिक्शनल फोर्स। यानी घर्षण बल किसे कहते हैं, ये क्लियर है। तो घर्षण बल वह बल है, ठीक है, वह बल जो गति का विरोध करता है उसे घर्षण बल कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये हर गति का विरोध नहीं करता है। ये हर गति का विरोध नहीं करता। मैंने बोला है कि दो पृष्ठों यानी दो सरफेस के बीच में, दो पृष्ठों के आपेक्षिक गति का विरोध करता है। आपेक्षिक गति का क्या करता है, विरोध करता है। यानी दो सरफेस के बीच में अगर रिलेटिव मोशन हो रहा है तो वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स हर जगह थोड़े कूद के लग जा रहा है, ठीक है ना। यानी कोई भी बॉडी मोशन कर रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग रहा है। और घर्षण नहीं, अगर देखा जाए कि घर्षण नहीं तो कभी भी यह है कि उस ऑब्जेक्ट में आपको कभी भी कार्य नहीं, बल नहीं लगाना पड़ेगा। भाई घर्षण है तभी बल लग रहा है, बल लग रहा है तभी कार्य हो रहा है, ठीक है ना। तो घर्षण क्या है, दो आपेक्षिक, देखो देखा समझना। मान लो एक सरफेस ये है और एक ये वाला सरफेस है और दोनों आपस में से मोशन कर रहे हैं। इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में इनके बीच में क्या लगने लगेगा, घर्षण बल कार्य करने लगेगा। और यही मैं कह रहा हूं कि दो पृष्ठों के मध्य लगने वाले या दो पृष्ठों के आपेक्षिक गति के विरोध में लगने वाले बल को हम क्या बोलते हैं, घर्षण बल बोलते हैं। ये दोनों चीज का विरोध करते हैं, या तो गति का भी विरोध करते हैं और गति अगर प्रेरित हो रही है यानी प्रेरित गति का भी विरोध करते हैं। देखो कहने का सेंस होता है कि ये मोशन का भी अपोज करते हैं और टेंडेंसी ऑफ मोशन का भी अपोज करते हैं। इनका काम है, जब आप कुछ करेंगे घर्षण बल लगेगा, ठीक है ना। और लगेगा कौन, बगल वाला ही आपको लगाएगा। ये यही बोलता है घर्षण, कि आपके बगल में, चाहे वो आपका दोस्त हो चाहे आपका पड़ोसी हो, आप जहां आप क्या बोलते हैं, जब आप अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे ये घर्षण बल लगाएंगे। दे विल स्टार्ट टू मेक अ, यानी कि वो क्या करने लगेंगे, आपको पीछे करने की कोशिश करने लगेंगे। तो क्या है कि या फिर आप आगे बढ़ने की टेंडेंसी भी रखते हैं तो उस स्थिति में भी क्या लगेगा, घर्षण बल लगेगा। क्लियर है ये बात। तो घर्षण बल क्या हो गया, ये तो समझ में आ गया। हम लोग बात करें कि घर्षण बल के लाभ क्या क्या है। घर्षण बल नहीं होता तो क्या क्या उसका नुकसान है, क्या लाभ है। पहली बात, घर्षण बल नहीं होता तो ये पेन हमारे हाथ में होता क्या, नहीं होता। ये पेन मेरे हाथ में नहीं होता भाई, जैसे ही मैं पकड़ता ये तुरंत स्लिप कर जाता, तो मैं इसे पकड़ नहीं सकता था। ये जो पेन आपको दिख रहा है, अगर अगर घर्षण बल होता, अगर ये घर्षण बल होता तो क्या ये पेन आपको दिखता है या मेरे हाथ में नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि इसको पकड़ने के लिए क्या चाहिए, ग्रिपिंग चाहिए। तो ग्रिपिंग कब बन रही है, जब घर्षण बल है। अगर घर्षण बल नहीं होता तो ग्रिपिंग नहीं होती। कुछ भी आप सोचिए कि आप चल नहीं सकते थे, अगर घर्षण बल नहीं होता तो आप किस चीज, कैसे पीछे कर, कैसे बल लगाते हैं, ठीक है ना। हमेशा ऐसा धसा करके फिर आगे बढ़ते हैं क्या किसी चीज को, नहीं ना। तो यानी कि घर्षण बल नहीं होता तो हम चल नहीं सकते थे, वी वर नॉट एबल टू। यानी कि घर्षण बल बहुत ही आवश्यक घटक है। अगर घर्षण बल नहीं होता तो क्या टायर चल पाते, क्या हम कोई भी बॉडी को रोल करा पाते, नहीं करा पाते। घर्षण बल वहां पर भी क्या है, आवश्यक है, हर गति का विरोध नहीं करता है। रोलिंग है, यानी कि अगर अगर टायर रोल कर रहा है तो उसका कारण सिर्फ रोटेशन, अगर रोलिंग मोशन कर रहा है तो वहां कारण सिर्फ इतना है कि वो क्यों कर पा रहा है, क्योंकि घर्षण बल है।
तो घर्षण बल क्या है, अगर आपसे ये पूछ सकता है कि घर्षण बल कौन सी गति का विरोध नहीं करता है, तो बेसिकली घर्षण बल रोलिंग जो है ना वो तभी संभव है जब घर्षण है, ठीक है ना। तो रोलिंग तभी पॉसिबल है जब क्या हो, घर्षण होने, तो वो क्या करने लगेगा, रोटेशन करने लगेगा और एक ही जगह पे रुक जाएगा। तो लाभ तो इसके बहुत हैं। पहला क्या है कि आपकी ग्रिपिंग देता है, ये सब के बारे में हम लोग कर लिए बात कि ग्रिपिंग पकड़ मजबूत कर देता है, जिससे आप कुछ भी पकड़ सकते हैं, आप चल सकते हैं उसी की मदद से। इवन घर्षण ही है जिसकी वजह से गियर वगैरह काम करता है, ठीक है ना। जो गियर बॉक्स गियर भी होता है वो कैसे काम करता है कि घर्षण होगा तभी उनके बीच में बल लग पाएगा। तो या बेल्ट वगैरह जो होता है, आप कभी देखे होंगे कि मशीनों में बेल्ट लगी होती हैं, वो भी किसका इस्तेमाल करती हैं, घर्षण का इस्तेमाल करती हैं। तो बेल्ट हो गया या फिर क्या बोलते हैं गियर हो गया, इन सब में भी क्या मशीन के पार्ट में भी क्या लगना चाहिए, फ्रिक्शन होगा तभी वो क्या करेंगे, मोशन को, एनर्जी को ट्रांसफर कर पाएंगे। तो बहुत सारे इसके लाभ है। और हानियां क्या क्या है, हानियां भी बहुत सारी हैं। जैसे एक सबसे बड़ा हानि तो ये है कि मशीनों के पार्ट जो है ना घिस घिस के क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने नया बाइक खरीदा, तो सेकेंड हैंड बाइक क्यों नहीं खरीद रहे, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि कुछ तो घिस गया है, समय के साथ साथ घर्षण बल की वजह से उसमें कुछ घिसाव ऐसा हो गया है जो अब नहीं वापस आएगा। तो धीरे धीरे वो क्या हो जाएगी, गाड़ियां पुरानी होती जाएंगी। नहीं तो क्या ही दिक्कत था, नई गाड़ी और पुरानी गाड़ी में सिर्फ इतना ही अंतर होता है कि जो पुरानी गाड़ी है उसमें मशीन के इंटरनल पार्ट क्या हो गए, घिस गए, ठीक है ना। नहीं तो ऊपर वाला पार्ट का कोई कीमत नहीं होता है। मतलब आपको मैं बता दूं कि ऊपर का जो पार्ट होता है ना मशीन के, इंजन के सिवा, इंजन को छोड़ दीजिए, चेसिस को छोड़ दीजिए, तो आपका उसके बाद का जो पार्ट है ना उसका कॉस्ट बहुत कम होता है एज कंपेयर टू द होल पार्ट, ठीक है ना। हालांकि खरीदने जाओगे तो महंगा पड़ेगा। तो हानियां क्या क्या है, अगर हानि की बात करें तो क्या होते हैं, मशीनें क्या हो जाती, घिस जाती हैं। मशीनों के जो पार्ट हैं, मशीनों के, देखो मशीनों के जो पार्ट हैं, मशीनों के पार्ट क्या हो जाते हैं, घिस जाते हैं, ठीक है ना, घिस जाते हैं। इसके सिवा, इसके साथ साथ दूसरा सबसे बड़ा जो हानि होता है ना वो ऊर्जा के क्षय का है। यानी कि कभी भी हम कंप्लीटली एनर्जी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, कंप्लीटली मैकेनिकल एनर्जी को ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं। इसका भी कारण घर्षण ही है। क्यों कि घर्षण, अच्छा आप कभी सोचे हो ना कि इंजन गर्म क्यों हो जाता है, भैया इंजन का काम क्या है, इंजन गर्म होना कोई सा काम नहीं है, यानी कोई हीटिंग एलिमेंट नहीं है उसमें, फिर भी इंजन गर्म हो जा रहा है, चलने पे इंजन गर्म हो जा रहा है। हालांकि बर्न हो रहा है, ये सही है कि बर्न हो रहा है, लेकिन आप ये समझिए कि बर्न को बकायदा हम क्या करना चाहते हैं कि हीट को पूरी तरह से इस्तेमाल कर लें, लेकिन घर्षण के कारण क्या हो जा रहा है, वहां पे गर्मी हो जा रही है, यानी हीट इफिशियंसी जो है ना वो कम हो जा रही है। क्या हो जा रही है, इफिशियंसी जो मशीनों की है वो क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। तो दो चीजों पे क्या सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है कि मशीनों का जो आयु है वो कम हो जा रहा है, उसकी इफिशियंसी, ऊर्जा का क्षय हो रहा है, इफिशियंसी क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। चलिए ये तो हो गया लाभ और हानि की बात। अच्छा अब देखिए अगर हम लोग आगे बात करेंगे कि घर्षण के क्या क्या घटक होते हैं, तो देखो घर्षण क्या हो गया, मैंने बोला कि घर्षण हो गया, इसको हम लोग कैसे मैथमेटिकली देखेंगे। तो देखो घर्षण कब लगता है, जब कोई वस्तु, किसी दो वस्तु आपस में क्या करते हो, पृष्ठ यानी कि एक अपना एक सरफेस क्या करते हो, शेयर करते हो, तो इस बीच में क्या लगेगा, घर्षण बल लगेगा। अब घर्षण बल कितने तरह का होता है, इस बात को हम लोग इससे समझते हैं कि स्टार्ट करो, जरा सोचो कि स्टार्ट में मान लो कि तुमने 2 न्यूटन का बल लगाया, ठीक है ना, इस 50 केजी के ऑब्जेक्ट पे तुमने क्या लगाया, 2 न्यूटन का बल लगाया, ये मूव नहीं किया, ठीक है ना। 2 से तुमने 3 कर दिया, 3 कर दिया, अभी भी ये मूव नहीं किया, ठीक है ना। फिर तुमने इसको 4 न्यूटन कर दिया, मूव नहीं किया, 5 न्यूटन कर दिया, मूव नहीं किया, 6 न्यूटन कर दिया, मूव नहीं किया। ये जैसे ही तुम 7 न्यूटन किए, ये इसके अंदर क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसके अंदर गति आ गई, ठीक है ना। तो 7 न्यूटन से पहले जो तुम बल लगा रहे थे, मेरी बात सुनो ध्यान से, जो 7 न्यूटन से पहले, 7 न्यूटन से पहले जो तुम बल लगा रहे थे, वो बल को संतुलित दूसरा कौन था ऐसा जो कर रहा था। क्योंकि जब तुम बल लगा रहे थे तो यह तो निश्चित है कि कहीं पर यदि किसी वस्तु में बल लग रहा है
तो वो क्या करेगा, वो अपना इनर्शिया छोड़ देगा। यानी आपको याद होगा न्यूटन का फर्स्ट लॉ, वो यही तो बोलता है ना कि अगर फोर्स है तो वहां पे तुरंत क्या हो जाएगा, वो इनर्शिया अपना छोड़ देगा। सेकंड लॉ कहता है कि जहां फोर्स है वहां पे क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन बी हो जाएगा। ठीक है ना। तो भैया फोर्स में लगा रहा था मैं 6 न्यूटन लगा, तो फोर्स नहीं है क्या, वो फोर्स तो है ना। 6 न्यूटन का बल भी तो क्या है, एक बल ही तो है ना। अब ये 6 न्यूटन बल लग रहा था, ये डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था, इसकी मर्जी थोड़े चलेगी। 6 न्यूटन तक बल लगाने पर भी ये क्यों नहीं चल रहा था, तो इसका मतलब यह है कि 6 न्यूटन तक कोई ऐसा था कि जितना मैं बल लगा रहा था उतना ही वो भी बल लगाया था, और पूरा बल क्या हो जा रहा था, संतुलित हो जा रहा था, और इस पे कोई त्वरण नहीं उत्पन्न हो रहा था। देखो जब बल संतुलित हो जाएगा, ठीक है, संतुलित हो जाएगा, तो उस स्थिति में क्या होगा कि उस पे कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है ना। बहुत हिंदी बोल रहा हूं मैं, आई एम जस्ट स्पीकिंग हिंदी, मतलब आज तक मैंने इतना हिंदी नहीं बोला था जितना अब मैं हिंदी बोल रहा हूं। ठीक है ना। तो आप लोगों की वजह से मैंने इतना सीख लिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो यहां मैं क्या बोल रहा हूं कि जब तक 6 न्यूटन से पहले, जरा सोचो 1 न्यूटन फोर्स लगा रहे थे, 1 न्यूटन का बल लग रहा था, तो इसमें त्वरण होना चाहिए ना, क्योंकि F बराबर क्या, A बराबर क्या होता है, F बाई एम। तो अगर F भी है M भी है तो A तो नॉन जीरो हो गया ना, A जीरो तो शून्य तो होगा नहीं, A का कुछ तो मान होगा। यानी अगर A का थोड़ा भी मान है तो ये क्या करने लगा, विस्थापन करने लगा, लेकिन नहीं कर रहा है। 2 न्यूटन पे भी विस्थापन नहीं कर रहा है, 3 पे भी नहीं कर रहा है। तो यानी कि कोई ऐसा बल है जो हम लोग को दिख तो नहीं रहा है, कोई ना कोई ऐसा बल है जो हमको दिख तो नहीं रहा है, लेकिन वो बल कार्य कर रहा है मेरे बल के विपरीत दिशा में। ठीक है ना। उसी बल को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। जरा समझना कि अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो स्टार्टिंग में जितना तुम बल लगा रहे हो उतना ही बल कौन लगा रहा है, मान लो ये तुम्हारे द्वारा लगाया हुआ बल है और ये फ्रिक्शनल फोर्स। तो जितना तुम बल लगा रहे हो स्टार्टिंग में, फ्रिक्शनल फोर्स भी उतना ही क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में लग रहा है। नहीं, घर्षण बल कितना लग रहा है, जितना बल तुम लगा रहे हो उतना ही घर्षण बल लग रहा है। इस हिसाब से क्या हो गया कि ये ऐसा ग्राफ बनेगा, सीधे सीधे स्ट्रेट 45 डिग्री। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, जैसे ही तुम 7 न्यूटन में पहुंचे, ये क्या करने लगा, मोशन करने लगा। और देखो जरा समझना इस चीज को, मान लो कि कोई दो वस्तु है जो कि रेस्ट पोजीशन में, तो इनके जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं ना, वो ऐसे आपस में एक दूसरे को इंटरलॉक कर देते हैं। ठीक है ना। अगर कोई दो सरफेस है, मान लो ये दो सरफेस है, इस सरफेस को माइक्रोस्कोप से देखोगे तो ये बहुत रफ सरफेस है। ठीक है ना। अब इनके रफ के बीच में बहुत सारे पोर्स हैं, जब क्या होता है, रेस्ट में है तो ये लॉक कर दिया है। अब ऐसे में गति करना आसान है, या फिर जब मोशन में आने लगा और ऐसे गति करना आसान है। आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना, कि घर्षण कब ज्यादा लगेगा। तो स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में घर्षण ज्यादा लगेगा, सीमांत घर्षण जो है यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो जो मैक्सिमम होगा। उसके बाद क्या होगा, सडन ड्रॉप आएगा घर्षण में, और फिर क्या हो जाएगा, घर्षण बल, एक समान घर्षण बल लगातार कार्य करना शुरू कर देगा। तो वो इस घर्षण बल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग, यानी सीमांत घर्षण यही हो गया जो मैक्सिमम लग रहा है, इसी लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्थैतिज घर्षण। यानी क्या बोलते हैं, स्थैतिज मतलब स्टैटिक, स्थैतिज घर्षण यानी स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है ना। या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं स्थैतिज घर्षण। ठीक है ना। अच्छा, डायनेमिक घर्षण या काइनेटिक घर्षण को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गतिज घर्षण। क्या बोलते हैं, गतिज घर्षण। ठीक है ना। जब घर्षण किसी के गतिमान अवस्था में जो घर्षण हम लोगों को लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गतिज घर्षण बोलते हैं। यानी कि गतिमान अवस्था में लगने वाले घर्षण को हम लोग क्या बोलेंगे, गतिज घर्षण बोलेंगे। ठीक है ना। तो ये हो गया। सबसे अधिक आपको क्या दिखाई दे रहा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी कि जो सीमांत घर्षण है उसका मान क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। स्थैतिज घर्षण जो होते हैं उनका मान लगातार बदलता जाता है, उनमें क्या आता है, चेंज आता है। जो मैक्सिमम यानी कि सबसे अधिकतम स्टैटिक फ्रिक्शन है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। कई बार अगर स्थैतिज घर्षण की बात कर रहा है तो वो किसी और की बात नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी सीमांत घर्षण की बात कर रहा है। उसके बाद आपको क्या दिखाई देगा, उसके बाद आपको गतिज घर्षण दिखाई देगा। यानी उसके बाद आपको क्या दिखाई देगा, यानी जब वस्तु या पिंड गतिज अवस्था में आ जाती है उसके बाद जो घर्षण लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गतिज घर्षण बोलते हैं। जो कि क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जिसका मान बदलता नहीं है।
ठीक है, तो यहां तक क्या हो गया, घर्षण के प्रकार हम लोगों ने देख लिए। अब देखते हैं एक तो हो गया हम लोगों का घर्षण क्या होता है, घर्षण के क्या प्रकार है। अब घर्षण के घटक क्या है, ठीक है ना, क्या क्या घटक, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे घर्षण का, घर्षण कोण। घर्षण कोण, यह घर्षण किन चीजों पर निर्भर करते हैं, ठीक है ना। पहले सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे घर्षण किन चीजों पर निर्भर करते हैं। तो घर्षण बल जो है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। बल, सबसे पहली बात, जो घर्षण बल है वो इस बात के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि जो पिंड है उसका, उस पे उसका क्या रिएक्शन, नॉर्मल यानी कि जो अभी प्रतिक्रिया है, लंबवत प्रतिक्रिया है, वो क्या है, नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखो कभी मत कह देना कि मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो कोई एक ही मास का ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, इन दोनों ही स्थिति में मान लो मैं एक यहां पे भी एम मास है, ये भी एम मास है, लेकिन यहां पर जो घर्षण लगेगा वो थोड़ा कम लगेगा, जबकि यहां पे जो घर्षण लगेगा ज्यादा लगेगा। इसका मतलब आप ये नहीं कह सकते हैं कि जो घर्षण बल है वो द्रव्यमान पर या वजन पर निर्भर करता है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो दोनों ही स्थिति में वजन बराबर है तो घर्षण भी बराबर लगना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि घर्षण बल जो है वो इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि उसका द्रव्यमान कितना है या उसका वजन कितना है, वह इस बात पर निर्भर करता है कि वो कितना लंबवत प्रतिक्रिया दे रहा है, ठीक है ना। तो नॉर्मल रिएक्शन पे क्या कर रहा है, सबसे पहले डिपेंड करता है, ठीक है ना। दूसरा करता है पृष्ठों की प्रकृति पर, किस पे, पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है, किस पे, पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है, किस पे, नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। अच्छा, नेचर ऑफ सरफेस से डिपेंड करता है और किस पर डिपेंड करता होना चाहिए। तो अक्सर लोग सोचते हैं ना कि ज्यादा सरफेस होगा तो ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा, तो कम सरफेस कर देते हैं, सरफेस एरिया कम कर देते हैं कांटेक्ट में, तो कम फ्रिक्शनल फोर्स होना चाहिए। क्योंकि आप देख रहे हैं पृष्ठों की प्रकृति, पृष्ठ पर अगर निर्भर कर रहा है तो क्या पृष्ठ के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, नहीं। तो ये पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, पृष्ठ के क्षेत्रफल पर, पृष्ठ के क्षेत्रफल पर या कितना भाग जो है वो शेयर कर रहे हैं इस पे निर्भर नहीं करता है, ठीक है ना। नॉर्मल रिएक्शन पे करता है, पृष्ठों की प्रकृति पर करता है। प्रकृति मतलब क्या, कि कितना चिकना है या कितना खुरदरा है, चिकनाहट या खुरदुरापन, ठीक है ना। इन दोनों बातों पे निर्भर करेगा, लेकिन इस बात पे निर्भर नहीं करेगा कि पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, यानी कितना क्षेत्रफल है। इस बात पे कभी भी ध्यान से समझ लीजिए कि फ्रिक्शनल फोर्स इस बात पर निर्भर नहीं करता। तो अगर आपसे कोई बोलता है कि दो ऑब्जेक्ट है, दोनों में से एक का सरफेस एरिया ज्यादा है, एक का सरफेस एरिया कम, बताइए घर्षण बल किस पे ज्यादा लगेगा, तो दोनों में बराबर लगेगा, अगर दोनों का द्रव्यमान बराबर है तो, ठीक है ना। चलिए, या द्रव्यमान या प्रतिक्रिया जो है वो बराबर है तो, चलिए ठीक है। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं, ये तो समझ में आ गया घर्षण किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। घर्षण के क्या फॉर्मूला क्या हो गया, F इज इक्वल्स टू, मैंने आपको बोला है F इज इक्वल्स टू म्यू इंटू आर। एक तो म्यू पे डिपेंड करता है, दूसरा पृष्ठ की प्रकृति पे डिपेंड करता है। ये हो गया F की वैल्यू। अब F S लिखोगे, याद रख लो F S जो है यानी स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे तो वहां पे म्यू S हो जाएगा, ठीक है ना। स्थैतिज घर्षण की बात करेंगे तो वहां पर जो घर्षण का गुणांक होता है, यानी घर्षण जो गुणांक होता है उसका मान कुछ और होता है, लेकिन वहीं पर जब काइनेटिक फ्रिक्शन यानी गतिज घर्षण की बात करेंगे तो वहां पर इस घर्षण गुणांक का मान कुछ और हो जाएगा। क्यों, मैंने आपको बताया है कि स्थैतिज अवस्था में जो घर्षण गुणांक होता है उसका मान ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि स्थैतिज अवस्था में जो सरफेस के जो खुरदुरापन है वो आपस में क्या हो जाते हैं, इंटरलॉक कर देते हैं, ठीक है ना। वहां पे क्या कर देंगे, इंटरलॉक कर देंगे। ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा कि घर्षण बल ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर वहीं पर हम बात करेंगे गतिज घर्षण की, तो गतिज घर्षण का जो मान है वो क्या होगा, स्थैतिज घर्षण की तुलना में कम होगा। और उसी तरह से गतिज घर्षण गुणांक का जो मान है वो स्थैतिज घर्षण गुणांक की तुलना में क्या होगा, कम होगा। तो वो ग्राफ आप लोगों ने देखा ही है, ये ग्राफ तो आप लोगों ने देखा ही है। इस ग्राफ को समझ लीजिए बढ़िया से कि पहले बढ़ा
और फिर क्या हो गया, ड्रॉप हो गया। ये है आपका ग्राफ, ठीक है ना, फोर्स वर्सेस फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बात करें घर्षण कोण क्या होता है। घर्षण कोण किसे कहते हैं? तो मान लो कि कोई एक पिंड है या कोई ऑब्जेक्ट है, मास m है, इसमें इसके अंदर इसकी क्या है, इसका जो वेट होगा यानी वजन जो होगा वो नीचे की तरफ होगा और प्रतिक्रिया किधर होगी, ऊपर की तरफ r होगा, ठीक है ना। यदि इस पे हम इस तरफ बल लगाएंगे, अगर इस तरफ बल लगाएंगे, या तो हम समझिए यदि हम इस पर इस तरह से बल लगाते हैं तो ये क्या करेगा, इस तरफ क्या करेगा, टेंडेंसी रखेगा मोशन की, ठीक है ना। अगर मोशन की टेंडेंसी इधर रखेगा तो घर्षण यानी गति का विरोध करने वाला क्या होगा, गति के विपरीत होगा, तो घर्षण बल किधर कार्य करेगा, लो, घर्षण बल इधर कार्य करेगा। F पहले Fs कार्य करेगा, जब ये गतिमान हो जाएगा तो Fk काम करने लगेगा, ठीक है ना। तो घर्षण बल और प्रतिक्रिया के परिणाम का जो कोण होता है, इनका जो कोण होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, घर्षण कोण, ठीक है ना। तो घर्षण कोण फिर से सुन लीजिए क्या है कि घर्षण बल तथा उसके प्रतिक्रिया के, उस पिंड के प्रतिक्रिया के क्या होगा, परिणाम का जो कोण है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, घर्षण कोण, जबकि वो कोण कहां से लिया गया है, प्रतिक्रिया से लिया गया है, ठीक है ना। इनका कुछ तो रिजल्टेंट होगा ना, इन दोनों का कुछ तो रिजल्टेंट होगा, इसी रिजल्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, घर्षण कोण। ये मान लो इसके बराबर अगर हो गया तो ये Fs हो गया, तो यहां से हम लोग को क्या मिल जाएगा, tan थीटा बराबर Fs अपॉन r मिल जाएगा ना, बोलो भाई, tan थीटा बराबर क्या मिल गया, Fs अपॉन r। तो Fs की वैल्यू क्या है, म्यू एस इंटू r अपॉन r, यहां से r क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो tan थीटा बराबर क्या हो गया, म्यू एस। ये कब है, जब स्थितिज अवस्था में है, और वहीं चलने लगेगी तब भी यही बात है, तब भी प्रतिक्रिया तथा घर्षण बल का जो परिणाम है वो प्रतिक्रिया से जितना कोण बना रहा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, घर्षण कोण बोलेंगे, ठीक है ना, उसी को क्या बोलेंगे, घर्षण कोण। ध्यान समझ लीजिए, घर्षण कोण क्या है, घर्षण कोण क्या है कि जो घर्षण बल तथा प्रतिक्रिया के परिणाम होगा, जो भी परिणाम होगा उन उससे प्रतिक्रिया के बीच में बनने वाले जो कोण होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, घर्षण कोण कहते हैं। और इसका पूरा अगर हम लोग एक सर्कल बना देंगे तो इसको हम लोग घर्षण कोण भी कहते हैं, शंकु, ठीक है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, घर्षण कोण, या क्या बोलेंगे, शंकु बोलेंगे। तो ये भी होता है, ऐसा भी हम लोग क्या करते हैं, सर्कल बना लेते हैं, ऐसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हो, म्यू एस या म्यू, tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हो भाई, अगर दूसरी कंडीशन में देखोगे चाहे वो म्यू के हो या म्यू एस, म्यू तो लिख सकते हो ना, अलग अलग स्थिति में अलग अलग होगा। अच्छा, आनत तल पर घर्षण कोण क्या होता है, यानी एंगल, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, क्या बोलते हैं, घर्षण कोण या एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है ना। दूसरा देख लो, आनत तल पर घर्षण कोण क्या होता है। यदि हम आनत तल पे घर्षण कोण की बात करेंगे तो मान लो कि कोई आनत तल है। अच्छा, अब क्या किए हो, देखो इस चीज को ऐसे समझने की जरूरत है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। मान लो किसी भी सतह का आपको घर्षण बल निकालना है, किसी भी सतह का आपको क्या करना है, घर्षण बल निकालना है, तो बहुत आसान है। जैसे समझो, ये मान लो कि कोई तल है, ठीक है ना, और इस पे हमको देखना है कि घर्षण बल कितना है, ठीक है ना। तो अगर हमने क्या किया, इस पेन को रख दिया और जैसे जैसे मैं इसको टिल्ट करूंगा, एक समय के बाद ये क्या करने लग रहा है, मोशन करने, हालांकि रोलिंग कर रहा है, रुकिए मैं आपको समझाता हूं, ठीक। देखिए, ये मान लीजिए कि ऐसा है, मुझे इसका इन दोनों सतहों के अपेक्षित हम लोग को निकालना है कि क्या है, इसकी प्रकृति कैसी है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकलेगा, आपको करना कुछ और नहीं है, बस इसको टिल्ट करना है, जैसे आप एंगल बढ़ाएंगे, ठीक है। एक समय ऐसा आएगा जब ये क्या कर दिया, गति कर दिया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसी कोण को, इसी एंगल को हम लोग क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे, नोट कर लेंगे। अब इसको नोट करके देखिए हम लोग करेंगे क्या, इसको नोट करके हम लोग को करना क्या है, देखिए इसको नोट करके हम लोग को करना क्या है, कुछ नहीं करना है। आप धीरे धीरे इस कोण को बढ़ाते गए, इस कोण को बढ़ाते गए, और एक समय हम लोग को मिला थीटा एंगल, जिस एंगल पर, जिस कोण पर ये ऑब्जेक्ट क्या करने लगा, इट स्टार्ट टू मूव,
ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे, पूरा इसका विश्लेषण करेंगे। पहली चीज, एक बल तो कहां लग रहा है इसका, नीचे mg, ठीक है, mg तो लगेगा। इसके अंदर गति करने की टेंडेंसी इस तरफ है, तो जो घर्षण बल लगेगा वो किधर लगेगा, इस तरफ लगेगा, ठीक है ना। और जो प्रतिक्रिया बल है वो किधर लग रही है, ऐसे कार्य कर रही है, ठीक है ना। अच्छा, जो प्रतिक्रिया बल है उसके विपरीत कितना बल कार्य करेगा, ये देख लो कैसे निकालेंगे। ये थीटा है, दिस वन इज थीटा, ये कितना है 90, तो ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा, हुआ ना। और अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये कितना हो गया थीटा, क्यों, क्योंकि ये एंगल कितना है, ये कोण कितना है, ये भी थीटा है और ये भी थीटा है, 90 डिग्री है, सॉरी, ये दोनों कितना है 90 कोण बन रहा है दोनों ही स्थिति में। तो इस तरह से हम लोग को मिल गया ये थीटा है। अगर ये थीटा है, ये mg है, तो ये क्या हो जाएगा mg cos थीटा, और आगे की तरफ क्या हो गया mg sin थीटा। तो हम लोग जरा इन सारे बलों को क्या करेंगे, संतुलित करेंगे, तो क्या मिल जाएगा mg sin थीटा इज इक्वल्स टू f, और दूसरा क्या मिल गया r इज इक्वल्स टू mg cos थीटा, ठीक है ना। क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, mg से mg कैंसिल आउट हो गया, क्या मिल गया f अपॉन r। फिर वही बात आ गई, तो tan थीटा बराबर क्या मिल जाएगा म्यू r अपॉन r। तो इस तरह से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, घर्षण गुणांक निकाल सकते हैं। यानी आनत तल पर जो कोण है वो कोई और कोण नहीं है, वो वही कोण है जिस कोण पर क्या होने लग रहा है, फिसलन स्टार्ट हो जा रहा है, यानी फिसलन क्या हो जा रहा है, शुरू हो जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग ये निकाल सकते हैं कि वहां पर घर्षण गुणांक क्या है, तो घर्षण गुणांक भी निकाल लेंगे, और हम लोग को ये भी समझ में आ गया आनत तल पर घर्षण कोण क्या कहते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ ठीक है ना, इसी को क्या बोलेंगे अनंत तल पर घर्षण कोण, ठीक है ना। ये पूरा क्या था हम लोग का घर्षण का एक ओवरऑल एक्सप्लेनेशन था कि किस तरह से घर्षण कार्य करता है, कहां पर, चाहे वो आनत तल हो चाहे वो समतल हो, इस पे हम लोग देख चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे, इन पर ही न्यूमेरिकल करना शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल भी हम लोग इन्हीं टॉपिक्स पे करना शुरू करेंगे। हैव अ नाइस डे एवरीवन। मैं कहूंगा आपसे कि लगातार आप लोग बने रहिए मेरे साथ। आप लोगों को जो फिजिक्स है वो सिंपलेस्ट लैंग्वेज में मैं कोशिश करता हूं देने की। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि मैं जितना भी हिंदी जानता हूं सिर्फ आप लोगों की मदद, ठीक है ना। आप लोगों की वजह से मुझे हिंदी आ गया, अन्यथा मुझे हिंदी नहीं आता। मैं उतना हिंदी आता था भाई, सिंपल सी बात है, उत्तर प्रदेश में है तो हिंदी तो आएगा ही आएगा, लेकिन सब्जेक्ट में हिंदी सिर्फ आप लोगों की वजह से सीखे हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे एवरीवन, बाय।